नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यह एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का। साथ साथ कोई भी जुडिशियल रिलेटेड एग्जामिनेशन है, जैसे कि जजेस का एग्जामिनेशन हो गया, एपीओ का हो गया, एलएलबी के एग्जामिनेशंस हो गए, उस सब में एविडेंस एक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो हम बार बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पूछते रहते हैं कि एविडेंस एक्ट का ओरिजिन क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम जानने की कोशिश करेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में। मगर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस क्या है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए भी, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर बेसिक रूल ऑफ एविडेंस क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, किस मेन प्रिंसिपल्स के आधार पर इंडियन एविडेंस एक्ट फ्रेम किया गया है, हम वो भी आज देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे स्कीम ऑफ द एक्ट, मतलब कि ये एक्ट किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से प्रोविजंस को अरेंज किया गया है। तो चलिए चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ द एविडेंस एक्ट। जो लॉ है वो कोई भी लॉ वो दो तरीके के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा एडजेक्टिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो हमारे राइट्स को डिफाइन करते हैं, जो जिस राइट से पार्टीज अफेक्टेड होते हैं, वो लॉज जो उस राइट को डिफाइन करते हैं उसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये डिफाइन करता है कि थेफ्ट क्या है, ये डिफाइन करता है कि मर्डर क्या है। और दूसरे होते हैं एडजेक्टिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ। ये वो लॉ होते हैं जो हमें कोई कार्य करने की प्रक्रिया बताते हैं कि कोई चीज़ यदि होना है तो किस तरीके से होना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मोनार्की और डेमोक्रेसी या जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को सेपरेट करता है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य। इसमें हर चीज़ करने का हर प्रक्रिया दी हुई है। कोई भी चीज़ यदि हम करें तो मनगढ़ंत तरीके से उसे नहीं कर सकते हैं, एक तरीका दिया हुआ। जैसे यदि हमें किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से वो अरेस्ट करें। तो अरेस्ट करने का अधिकार जिस लॉ में हो वो सब्सटेंटिव लॉ देगा। मगर अरेस्ट करने का प्रोसीजर, कि हमें एक अरेस्ट मेमो बनाना है, हमें उसका मेडिकल करवाना है, हमें उसे बताना है कि इस आधार पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हमें उसे ये बताना है कि उसका अधिकार है कि वो एक लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, हमें 24 घंटे के अंदर उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिस लॉ में दी हुई हैं वो एडजेक्टिव लॉ कहलाता है। नाउ अब क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि जो एविडेंस एक्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। बेसिकली यदि हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, एक एडजेक्टिव लॉ है, इसलिए कि वो एक प्रक्रिया बताता है कि किस तरीके से हमें एविडेंस एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में रखना है। मगर
साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट कभी भी 100% वाटर टाइट कंपार्टमेंट में ना तो सब्सटेंटिव हो सकता है और ना तो एडजेक्टिव हो सकता है। एक मेजर पार्ट, एक मेजर एम्फेसिस सब्सटेंटिव पे होगा, एक मेजर एम्फेसिस एडजेक्टिव पे होगा, बट सर्टेनली वाटर टाइट नहीं होगा। दोनों में कुछ ना कुछ किसी भी एक्ट में सब्सटेंटिव एस्पेक्ट होंगे और कुछ ना कुछ एडजेक्टिव एस्पेक्ट भी होंगे। उसी तरीके से कोई भी लॉ परफेक्टली एडजेक्टिव नहीं होगा, उसमें सब्सटेंटिव एस्पेक्ट भी होंगे और मेजर पार्ट एडजेक्टिव का होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट कोई अपवाद नहीं है, इट इज़ नो एक्सेप्शन। इसमें भी सब्सटेंटिव हैं, इसमें भी एडजेक्टिव पार्ट्स हैं, दो इट इज़ predominantly an adjective law. For example, जो law of estoppel है जो हम आगे पढ़ेंगे, that is a substantive provision, but वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा साथियों, कई बार ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि एविडेंस एक्ट सब्सटेंटिव है या एडजेक्टिव है, तो हमें उन्हें बताना होगा कि इट इज़ एडजेक्टिव लॉ बट इट हैज़ overtones of substantive law also। और यदि वो एग्जाम्पल पूछें तो आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एस्टॉपल इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इट। अब दूसरे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एविडेंस एक्ट का ओरिजिन क्या है। आपसे वो पूछेंगे कि एविडेंस एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, और द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज या कौन सा लैंग्वेज। तो हमें ध्यान रखना है कि एविडेंस एक्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। व्हाट वाज द लैटिन वर्ड? द लैटिन वर्ड इज एविडेंट और एविडेयर, और इसका मतलब होता है, कई बार ये भी पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू एसर्टेन, टू प्रूफ। कभी कभी आपसे ये भी कहेंगे कि एविडेंस एक्ट इज ऑफ लैटिन डेरिवेशन एंड इट मीन्स टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू एसर्टेन, टू प्रूफ, ऑल ऑफ द अबव। हमें ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। दो एविडेंस के बारे में हम बहुत ही विस्तार से आगे पढ़ेंगे, मगर एक बेसिक कंसेप्ट के लिए हम एक डेफिनेशन ले लें एविडेंस एक्ट का। जर्मी बेंथम एक बहुत ही बड़े इंग्लिश फिलोसोफर, जूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर हो गए, और इन्होंने एविडेंस को, वर्ड को डिफाइन किया है कि इट इज़ एनी मैटर ऑफ फैक्ट द इफेक्ट, टेंडेंसी और डिज़ाइन ऑफ विच is to produce in mind a persuasion, affirmative or disaffirmative, of the evidence of some other matter of fact। मतलब एविडेंस एक्ट कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमारे माइंड में एक परसुएशन क्रिएट करता है, हमारे माइंड में एक टेंडेंसी डेवलप करता है जो हमें परसुएड करता है कि कोई चीज़ है या नहीं, एफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें। एविडेंस एक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1726 की हम बात करें, रूल्स ऑफ एविडेंस प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड अंडर कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ चल रहा था, जिस तरीके कॉमन लॉ चल रहा था, वो भारत में भी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। 1872 में सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफेंस ने, जो एक इंग्लिश लॉयर, जज और राइटर थे, उन्होंने एक नया बिल ड्राफ्ट किया, दैट इज़ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ध्यान रखिएगा कि ये कई बार प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं कि हु प्रिपेयर्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आंसर विल बी सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफेंस। उसके बाद ये कई बार पूछते हैं कि मार्च 15 को
it received the Governor General assent, and the act is called एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 का मतलब कि 1872 में ये फर्स्ट एक्ट था जो आया था। और हाउ हैज़ सर जेम्स स्टीफन डिफाइंड द वर्ड एविडेंस या लॉ ऑफ एविडेंस? तो स्टीफन्स कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर which, with a view to ascertain individual rights and liabilities in particular, what facts may and what fact may not be proved, what sort of evidence may be given and what may be proved, and by whom and in what manner the fact may be proved। मतलब लॉ ऑफ एविडेंस 3 चीज़ों से डील करता है। क्या? कि किस चीज़ों को हम प्रूव कर सकते हैं, व्हाट फैक्ट एंड व्हाट फैक्ट मे एंड व्हाट फैक्ट मे नॉट बी प्रूव्ड। किस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं, किस चीज़ को हम प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरा कि इस प्रूफ करने या नहीं करने में हम किस तरीके का एविडेंस दे सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस कैन बी गिवन। तीसरा कि ये एविडेंस किस के द्वारा और किस तरीके से दिया जाएगा। अब एक बहुत ही बेसिक चीज़, बेसिक रूल जिस पर पूरा अपना इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना हुआ है वो 3 लॉ है। सबसे पहले एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्ट्स इन इशू, कि एविडेंस जो है वो उतना ही तक परमिसिबल होना चाहिए जितना कि मैटर हमारे बिफोर है। जिस मैटर पे हम डिसाइड कर रहे हैं, जो मैटर हमें डिसाइड करना है, हमें एविडेंस हम सिर्फ उसी मैटर पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम बात तो कर रहे हैं कि चोरी हुआ था या नहीं, और हम ये कहें कि जी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था। दैट हैज़ गॉट नो रेलिवेंस। हम आज की बात करें, जो हमारे पास प्रॉब्लम है हम उसके सॉल्यूशन में जो बात है उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं हम उसी पे सिर्फ डिस्कस करेंगे, नहीं तो कोई भी केस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा कि हियर से एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड। हियर से एविडेंस मतलब कहीं सुनी गई बातें। हम बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से सुनते हैं और हम उसे कोर्ट में नहीं कह सकते। हम वही चीज़ कोर्ट में कह सकते हैं जो हमने देखा है, जो हमने सुना है। नहीं तो इसका कोई लाइबिलिटी या इसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा यदि हम कहीं सुनी बातों पे को कोर्ट में एज ए एविडेंस अलाउ करें। और थर्ड इज़ द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केस। बेस्ट एविडेंस मतलब कि हम जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें जो सबसे अच्छा है वो हमें देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई ओरल है कोई चीज़ और रिटन है, तो सर्टेनली यदि रिटन दस्तावेज है तो उस पर हमें ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, वो हम ज़्यादा बेटर एविडेंस लेंगे एज ओरल वन। अब स्कीम ऑफ द एक्ट हम देख लें। ये भी कई बार क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कितने पार्ट्स हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट, 11 चैप्टर और 167 सेक्शंस हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज्ड है? तो पार्ट 1 जो है ये डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से, जो हमने आपको बताया कि लॉ ऑफ एविडेंस डील्स विद जो सर जेम्स स्टीफन्स के अनुसार कि व्हाट फैक्ट मे एंड व्हाट फैक्ट मे नॉट बी प्रूव्ड। तो ये चीज़ पार्ट 1 में दिया हुआ है विच डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसको डील करता है। सेक्शन 1 to 55 डील्स विद दिस रेलिवेंस ऑफ फैक्ट। दूसरा मोड्स ऑफ प्रूफ, कि हम जो प्रूफ कर सकते हैं उसे किस तरीके से करना है, जो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस सर जेम्स स्टीफन्स ने दिया था। ये चैप्टर 3 to चैप्टर 6 में दिया हुआ है और सेक्शंस 56 to 100 डील करता है। जो थर्ड एस्पेक्ट है स्कीम ऑफ द एक्ट में
दैट इज़ प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जो लॉ ऑफ एविडेंस का थर्ड पार्ट उन्होंने दिया था कि इन व्हाट मैनर द लॉ एंड बाय हुम द एविडेंस कैन बी गिवन। ये चैप्टर 7 to चैप्टर 11 में दिया हुआ है और सेक्शन 101 to 167 डील्स विथ इट। तो दोस्तों ये थी आज की जो हमारा वीडियो क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड स्कोप ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आज हमने ये देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ है, बट इट हैज़ गॉट overtones of substantive law also, for example law of estoppel। ये वर्ड जो एविडेंस है, इट हैज़ बीन derived from Latin word evident or evidere, and this Latin word means to show clearly, to discover clearly, to ascertain, to prove। तीन मेन प्रिंसिपल के आधार पर एविडेंस एक्ट बनाया गया है। एक तो एविडेंस एक्ट मस्ट बी कॉन्फाइंड टू मैटर इन इशू। Second, hearsay evidence must not be admitted, and third, best evidence must be given in all the case। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 डील्स विथ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, कि किस फैक्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं, और इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 है। सेक्शंस 1 to सेक्शन 55 डील करता है इसको। दूसरा हमने देखा मूड्स ऑफ प्रूफ, कि हम किस तरीके से उसे प्रूफ करेंगे जो फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, और ये सेक्शन 56 to सेक्शन 100 डील करता है। थर्ड हमने पार्ट थर्ड जो है वो है कि किस तरीके से और किस व्यक्ति के द्वारा ये एविडेंस दिया जा सकता है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 में है, और सेक्शंस 101 to 167 इसको डील करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।